अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम और आपकी ऑक्यूपेशन क्या है? मेरा नाम डॉक्टर नसीबुल्लाह है। मैं बलूचिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री एंड बिहेवियरल साइंसेज में एज अ एफसीपीएस रेजिडेंट यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अच्छा सर, आप मुझे इससे पहले बताएं कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है? देखिए, बात यह है कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर साइकेट्री में मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं। जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर एक मेंटली माइंड की एक मेंटली बीमारी है जिसमें पेशेंट का उसके जो सिम्टम्स होते हैं उसमें जो होता है वो उसमें ज़्यादा खुशी भी महसूस होती है और ज़्यादा डिप्रेशन भी होता है। इसका मतलब ये कि वो कभी कभी एलिवेटेड मूड और डिप्रेसिव मैनिक एपिसोड होता है, उसमें डिप्रेसिव एपिसोड होता है। इसको हम लोग इस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं। सर इसके कॉजेज क्या हैं? अच्छा, बात ये पहले कॉजेज से पहले ये है कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर को हम बाकी बीमारियों से कैसे डिफरेंट करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मैंने एक बात बोली थी कि इस बीमारी में क्या होता है कि एलिवेशन ऑफ मूड मैनिक एपिसोड होता है और डिप्रेसिव एपिसोड होता है। और इसमें ये होता है कि ये बाकी बीमारियों से इस वजह से डिफरेंट होता है कि ये एपिसोडिक होता है। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि एक डिजीज और है स्किज़ोफ्रेनिया, उसमें ये होता है कि वो जो इलनेस है वो कंटिन्यूअस होता है। लेकिन बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में वो ये है कि वो एपिसोडिक होता है। एपिसोडिक से मतलब ये होता है कि एक पेशेंट को अगर बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर हो जाता है, मैनिक एपिसोड में जाता है, वो डिप्रेसिव एपिसोड में भी जा सकता है। तो उसमें क्या है कि वो एक टाइम बीइंग फॉर सम टाइम वो के बाद वो रिकवर हो जाता है, लेकिन वक्त के बाद किसी भी वक्त उसको सेकेंड एपिसोड भी हो सकता है। जी, तो सर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें सिम्टम्स ये होता है कि मैंने आपसे कहा था कि इसके सिम्टम्स में दो पूल होते हैं। एग्जांपल मैनिक एंड डिप्रेसिव। मैनिक एपिसोड में क्या होता है कि इसमें मरीज की जो मरीज होता है वो उसका जो मूड होता है वो ज़्यादा एलिवेटेड होता है। उसमें बातें मरीज ज़्यादा करता है, उसमें उसकी खुशी ज़्यादा होती है, उसमें उसकी सोचे तेज़ हो जाते हैं, उसमें उसकी खुराक ज़्यादा हो जाता है, उसमें उसके जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो भी रैपिडली तेज़ हो जाती है। उसमें मरीज़ बड़ी बड़ी बातें करता है। वो एग्जांपल वो खुद को अपने जो उसके औकात होते हैं उससे वो खुद को बड़ा ज़ाहिर करते हैं। ये उसमें उसमें खुराक उनकी ज़्यादा होती है, उसमें सेक्सुअल एक्टिविटी भी उनकी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन उसका जो सेकंड एपिसोड है, वो सेकंड जो है पुल है, वो डिप्रेसिव एपिसोड होता है। कभी कभी मरीज आपके पास डिप्रेसिव एपिसोड में भी आ जाता है। तो उसमें पेशेंट क्या होता है कि वो खुद को अकेला कर देता है और लोगों से अलग हो जाता है। उसमें उसकी बातें कम हो जाती है, वो लोगों से मिलना जुलना कम कर देता है। उसका जो मिजाज होता है वो खफा होता है, उदासी उसको ज़्यादा होती है। तो ये दो पोल में डिफरेंट आ सकता है आपको। मैनिक एपिसोड में भी मिल सकता है और डिप्रेसिव एपिसोड में भी मिल सकता है। और सर इसका रिस्क कितना है? किस एज में लोगों को हो सकता है? जी, कितना ज़्यादा हो सकता है चांसेस के? बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर का जो रिस्क है वो लाइफ लॉन्ग 1% है। उसमें जो है लाइफ लॉन्ग 1% है, लेकिन उसमें एज ऑफ ऑनसेट भी मैटर करता है कि किन एज ग्रुप में ज़्यादा होता है। वो यंग में 18 एज में मरीजों को ज़्यादा होता है। उसके अलावा ये बीमारी में इस बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में रीअकरेंस भी ज़्यादा होता है। रीअकरेंस मतलब 90% दोबारा उसमें एपिसोड आ सकता है। मैंने आपसे कहा था स्टार्ट में कि ये बीमारी जो है ये कंप्लीटली ख़त्म नहीं हो सकती है, इसमें रीअकरेंस के चांसेस 90% होते हैं। ठीक है, लेकिन एक पेशेंट में अगर बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर आ जाता है तो उसमें उसके एपिसोड्स मैक्सिमम 12 एपिसोड्स तक जा सकते हैं। और सर इसके कॉजेज क्या हैं? किस वजह से बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है? बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर जो सबसे मेन कॉज है, जो मैं आपको मेन कॉजेज बताऊंगा, उसमें यह है कि मेन कॉज उसका ये है कि ये जेनेटिकली भी हो सकता है। हमारे पास यहाँ पे जी हमारे पास यहाँ पे पेशेंट्स होते हैं कि वो उनसे जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के उसके फैमिली में उसके वालदा की तरफ से, उसके वालिद की तरफ से, उसके मामू में जो उनके फैमिली वो है वो फैमिली में भी हो सकता है। फर्स्ट सेकंड ये होता है कि उसमें ये सब्सटेंस भी होता है और मुख्तलिफ में सब्सटेंस की वजह से भी हो सकता है। और कुछ ऐसे हैं कि कुछ लोग अक्सर जिन नींद इस जो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर वाले थे इनमें नींद की कमी आ जाती है। ठीक है, तो जब इनको एक दफ़ा एपिसोड आ जाता है तो उसमें ये होता है कि जब वो आगे हम लोग उसको यही बताते हैं कि आप अपने उस नींद की जो आपकी रूटीन है उसको आप मेंटेन करें।
तो जो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर वाले होते हैं वो ज़्यादातर, अब मैंने आपसे कहा था वो मैनिक एपिसोड में होते हैं, खुशी एपिसोड, वो लोग सब्सटेंस की तरफ ज़्यादा जाते हैं। जी। तो सर और इसकी प्रिवेंशन क्या है या ट्रीटमेंट क्या है, किस तरह कैसे करें? प्रिवेंशन में ये है कि अगर एक पेशेंट डायग्नोज हो जाता है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर वाले पेशेंट डायग्नोज हो गया तो उसमें फॉर टाइम बिंग हम उसकी ट्रीटमेंट कर लेते हैं वार्ड्स में, यहाँ पे हम पेशेंट को एडमिट करवा देते हैं, उसकी जो ट्रीटमेंट हम करवाते हैं अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड और जो मॉर्सले में जो उनकी ट्रीटमेंट क्राइटेरिया है। लेकिन उसके बाद प्रिवेंशन में हम मरीज़ को ये बताते हैं कि आपने इसकी जो मेडिकेशन होती है, जो इसका एपिसोड होता है, वो एपिसोड के बाद पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, अपनी लाइफ में आ जाता है। लेकिन उसमें हम ये कहते हैं कि आपने अपनी नींद, आप अपने काम, आपने सारी चीज़ों को मेंटेन रखना होता है। जो उसकी अगर उसकी एग्जांपल, अगर वो एक पेशेंट है वो नाइट ड्यूटी कर रहा है तो उसकी जो सर्केडियन रिदम है, जो साइकिल है, वो उसको अपने मेंटेन रखना है कि उसकी स्लीप आवर्स में अक्सर मरीज़ कब डिटोरिएट हो जाते हैं, जब खुदा न खासा उसके घर में कोई बड़ी परेशानी आ जाती है, या जब घर में कोई शादी होती है, तो शादियों में हम लोग उनको बोलते हैं कि आप जाया करें, लेकिन उसमें आप अपनी नींद की टाइमिंग को मेंटेन बरकरार रखें। ये चीज़ हम लोग उसको बताते हैं। और सर इसमें फैमिली का कितना ज़्यादा रोल है इसको प्रिवेंट करने में या हेल्प करने में पेशेंट को? जी, उसमें ये है कि फैमिली का बड़ा काम है उसमें। मैंने आपसे कहा था कि उसके जो जितने भी बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर वाले होते हैं, उसमें हम लोग फैमिली वाले को ये बताते हैं कि उसकी नींद का ख्याल रखा जाए, उसके रूटीन का ख्याल रखा जाए, उस पे इतना ज़्यादा बर्डन नहीं डाला जाए जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मतलब मैंने आपसे कहा कि अगर कभी-कभी ऐसा होता है कि एक पेशेंट बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है, मैं एक पेशेंट का आपको बता रहा हूँ, वो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है, घर वालों को ये पता नहीं होता है, वो रेकलेस, वो पैसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, वो खैरात ज़्यादा कर रहा है, वो महंगी चीज़ें खरीद रहा है, अपने वस से ज़्यादा चीज़ें खरीद रहा है, तो घर वालों को ये चीज़ का पता ही नहीं होता है। तो उसमें हम उसको ये बता सकते हैं कि अगर हमें जो फैमिली वाले उसको इंफॉर्मेशनल केयर ये देते कि कभी अगर ऐसा एपिसोड आ जाए उसकी सोचों में, उसकी बातों में, या उसके हरकत में, या आपको जब महसूस हो जाए, तो उसमें आपने उसकी ट्रीटमेंट का ख्याल रखना है। लेकिन आपने उसकी नींद, उसकी खुराक, उसकी जो करिकुलम है, जो जॉब है, वो उस पर अपने ध्यान रखना है कि वो उस पर ज़्यादातर टेंशन ना रहे। सर और आप ये बता दें इनमें कि मेंटल हेल्थ की क्या इम्पोर्टेंस है, आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी है मेंटल हेल्थ को इशू को ट्रीट करना? अगर किसी में कोई डिसऑर्डर है तो उसका कितना ज़रूरी है कि उसको ट्रीटमेंट की जाए और भागा ना जाए इस चीज़ से? मेंटल हेल्थ, बात यह है कि मेंटल हेल्थ, हमें पहले ये पता नहीं कि मेंटल हेल्थ है क्या, ठीक है। अगर हमें मेंटल हेल्थ का पता भी चल जाए, उसके अलावा अगर मेंटल हेल्थ में जो हम लोग मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, उसमें हम लोग हमारे इमोशनल भी आ जाता है, हमारे उसमें जो उसके क्राइटेरिया में आता है। लेकिन मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ में जो हमारे पास जो हमारी डिजीज़ होती है, उसमें हमारे जो इमोशनल स्ट्रेस होता है, उसमें हमारे जो जॉब रिलेटेड होता है, उसमें जो हमारे कॉन्शियसली जो डिसीजंस लेते हैं, ये मेंटल हेल्थ में हम बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू।